मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th की पोएम्स अभी पढ़ रहे हैं। हमने पीछे अभी बहुत सारे पोएम्स पढ़े क्लास 12th की। ये अगली जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका टाइटल है द सोल्जर। फिर से रिपीट कर दूं, इसका टाइटल है द सोल्जर, रिटन बाय रूपर्ट ब्रुक। किसके द्वारा लिखा गया है? रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है। तो ये पोयम नंबर 6 है। तो सबसे पहले हम अबाउट दी पोएट पढ़ेंगे, रूपर्ट ब्रुक के बारे में पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे रूपर्ट ब्रुक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। रूपर्ट ब्रुक 1887 to 1915 was born in a well-to-do academic family. His father was a housemaster at Rugby School, where Rupert was educated before going to King's College, Cambridge. ये क्या कहता है कि रूपर्ट ब्रुक का जन्म एक संपन्न शैक्षणिक परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? एक संपन्न शैक्षणिक परिवार में होते, नहीं शिक्षित फैमिली था इनका। उनके पिता रग्बी स्कूल में एक हाउस मास्टर यानी विद्यालय में छात्रों के व्यवस्थापक थे। वो क्या थे? छात्रों के व्यवस्थापक थे। जहां किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले, यानी किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ने से पहले रूपर्ट शिक्षित किए गए थे। यानी रूपर्ट की पढ़ाई जो है वो सबसे पहले वो रग्बी स्कूल से स्टार्ट हुई थी। सेकंड स्टैंजा में ये कहते हैं कि W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England. He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young, beautiful, fallen warrior. कहते हैं कि प्रसिद्ध कवि W.B. Yeats, बहुत बड़ा नाम है ये बड़े इंग्लिश पोएट हैं। तो ये W.B. Yeats ने उन्हें इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवक के रूप में वर्णित किया है। यानी उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा, इनकी खूबसूरती की प्रशंसा की। बहुत खूबसूरत थे, नो डाउट। आपके स्क्रीन पे आप देखेंगे बहुत सारे फोटोज मैंने डाल रखे हैं, आप देखिए और फिर उनके आपको ये लगेगा कि आप भी इनके खूबसूरती के मुरीद हैं, प्रशंसक हैं। तो ये वाकई बहुत खूबसूरत थे। अब यानी इसमें he assumed a symbolic role that eventually turned into the myth. सिंबॉलिक रोल का मतलब होता है प्रतीकात्मक रूप। यानी उन्होंने एक सुंदर युवा और सुंदर पराजित हुए योद्धा का प्रतीकात्मक रूप धारण किया, यह भूमिका निभाई। यानी आप जब इंग्लिश स्टोरीज पढ़ेंगे, जब वॉरियर्स की बात करेंगे, तो कुछ वॉरियर्स जो होते हैं वो विनर्स भी होते हैं, कुछ लूजर्स भी होते हैं। तो फॉलेन वॉरियर का मतलब यहां है पराजित योद्धा, यानी ऐसा योद्धा जो युद्ध में पराजित हुआ हो। पराजय ये बुरी चीज नहीं है, कभी कभी जीतता भी है और कभी कभी व्यक्ति हारता भी है, हारना भी जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो है इनके बारे में ही एज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल, यानी उनको एक प्रतीकात्मक रूप जो है वो उन्होंने धारण किया। यानी उन्हें मिला एक प्रतीकात्मक रूप, एक सुंदर और पराजित योद्धा की, दैट इवेंचुअली टर्न इनटू द मीट, जो वास्तव में परिवर्तित हो गया। इवेंचुअली इसका मतलब होता है अंत में, आखिर में वो क्या हुआ? वो परिवर्तित हो गया मिथक में। आखिर में अंततः ये परिवर्तित, यानी या इंग्लैंड में इनको एक प्रतीकात्मक रूप मिला है, खूबसूरत मगर पराजित योद्धा के, और ये पूरी तरह से जो है वो मीथ में बदल गए। अब आगे देता है कि he died of septicemia on April 23,
1915 of the island of Lemnos in the Aegean on his way to a battle of Gallipoli. Brooke is remembered as a war poet who inspired patriotism in the early phase of the First World War. आपके स्क्रीन पे है, आप देखिएगा। तो ये कहते हैं कि he died of septicemia, ठीक है। इनकी जो मृत्यु जो हो गई वो किस चीज से हुई? सेप्टिसीमिया से हुई, यानी इसको बोलते हैं रक्त विषांतता, ठीक है, रक्त विषाक्तता। तो उनकी जो है सेप्टिसीमिया से मृत्यु हुई ऑन अप्रैल 23 1915। 23 अप्रैल 1915 को गैवीपोली वो जगह था जहां लड़ाई के लिए जा रहे थे, और रास्ते में लेमनस द्वीप, एक आइलैंड था जिसका नाम था लेमनस, उससे थोड़ी दूरी पे एजियन सागर में उनकी मृत्यु हो गई। यानी एजियन सागर, एजियन एक सी का नाम है, उसी समुद्र में जब गैवीपोली के लिए वो जा रहे थे तो इनकी सेप्टिसीमिया यानी रक्त विषाक्तता कह लीजिए, उनकी खराबी कह लीजिए, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ब्रुक को एक यानी रूपर्ट ब्रुक को जो है एक युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। वो कवि जो युद्ध के दौरान कविताओं का सृजन करता है उसे युद्ध कवि कहते हैं, या जिन्होंने बेसिकली युद्ध के बारे में लिखा, ये भी युद्ध के बारे में, वास के बारे में उन्होंने लिखा है। तो युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में देशभक्ति को प्रेरित किया था। इन्होंने इंस्पिरेशन दिया, इंस्पायर्ड किया देशभक्ति को। वाकई इनकी कविता पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि देशभक्ति से पूरी तरह से भरा हुआ, परिपूर्ण इनकी कविताएं हैं। यानी अगले इनके बारे में जो सूचनाएं हैं वो आपके स्क्रीन पे। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologized। ये कहते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा जो मुख्य रूप से 5 युद्ध सोनेटों यानी उन्होंने 5 युद्ध सोनेट लिखे हैं, 14 पंक्ति की कविता कहते हैं, पर निर्भर या टिकी हुई है। यानी ये 5 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट इनकी कविताएं हैं सोनेट, जिसमें से द सोल्जर निसंदेह सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा संकलित या संग्रहित है। यानी सबसे ज्यादा खूबसूरती से लिखा हुआ और बहुत फिक्स करके लिखा हुआ ये कविता वाकई बहुत खूबसूरत है। अब ये हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द पोएट, यानी रूपर्ट ब्रुक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप बार बार रिपीट करेंगे इस वीडियो के जो शुरुआती हिस्से हैं, इसको जरूर देखिएगा ताकि आपको जो है उनका जन्म, उनकी मृत्यु किस वजह से हुई, वो ये जो सोल्जर क्या है, ये एक सोनेट है, कहाँ उनकी पढ़ाई हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन आप स्टार्टिंग पार्ट में आप देख कर करके और एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लें कि द सोल्जर जो है रूपर्ट ब्रुक की, ये एक सोनेट है। तो बात होती है कि सोनेट होता क्या है, तो आपके स्क्रीन पे है सोनेट, प्रोनाउंस्ड सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम। सोनेट ये जिसका उच्चारण स्वान इट होता है, एक निश्चित तुकांत यानी एक खास फिक्स्ड पैटर्न होता है, उसमें अंत में जो एक साउंड रहता है जिसको उर्दू में काफिया भी बोलते हैं। यानी इस तरह की योजना वाली, एक निश्चित तुकांत योजना वाली 14 पंक्तियों की कविता होती है। चलते हैं सीधे डायरेक्ट पोएम के ऊपर। देखिए मैंने इस पोएम को, जैसे 14 लाइन की कविता होती है, इसमें जो पहला 8 लाइन इसको ऑक्टेव बोलते हैं और लास्ट के 6 लाइन को सस्टेट बोलते हैं। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइन और सस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन। तो मैंने इसे क्या किया है, 4-4
लाइनों के ये 2 स्टैंजा मैंने क्रिएट किया है और 6 लाइन को फिर मैंने अलग से डिस्क्राइब किया है। आप पढ़िएगा, आपके स्क्रीन पे है फर्स्ट 4 लाइन, यानी प्रथम 4 पंक्तियां। If I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed. ये कहते हैं, ये कंडीशन देते हैं कि if I should die, अगर यदि मैं मर जाऊं, अगर मैं मर जाऊं, मृत्यु हो जाए। देखिए आप ये कब कविता लिख रहे हैं, जब वो गैवी पॉली के लिए युद्ध के दौरान जा रहे हैं। तो ये सोनेट जो है बेसिकली वार सोनेट है। तो वो कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में सिर्फ इतना ख्याल करना, इतना मेरे बारे में सोचना, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, ये विदेशी क्षेत्र में कोई एक कोना है, यानी विदेशी क्षेत्र का कोई एक कोना है। ये कहते क्या है कि अगर मैं मर जाऊं, ये जाते हुए ये सोचते हैं कि अगर मैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो लोगों से कहते हैं, अपने देशवासियों से, कि देखो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना कि विदेशी क्षेत्र का कोई कोना है, वह हमेशा के लिए इंग्लैंड है। यानी वो कहते हैं विदेशी क्षेत्र का कोना है मगर वो हमेशा के लिए इंग्लैंड है। वहां होगी उस समृद्ध धरती में एक समृद्ध धूल छिपी हुई। इसको ऐसे पढ़ते हैं, वहां उस समृद्ध धरती में एक समृद्ध धूल छिपी होगी। यानी वो कहते हैं कि जब उनको बरीड कर दिया जाए, दफना दिया जाए, जहां वे दफन हो जाएंगे, हालांकि वो विदेशी धरती होगी मगर इट विल बिकम द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि उनका जो शरीर है जितने जगह को ऑक्यूपाइड करेगा, जितने जगह को रखेगा, वो सारे का सारा हिस्सा जो क्या हो जाएगा, वो इंग्लैंड हो जाएगा, यानी उनकी धरती हो जाएगी। देखिए ये देशभक्ति को प्रेरित करने वाली कविता है। आपके लिए आपके स्क्रीन पे इसकी व्याख्या है। तो कहते हैं कवि, यानी कवि ने कहा कि यानी पहला क्वार्टरेन, 4 लाइन को क्वार्टरेन बोलते हैं। कवि कहता है कि जब यदि वह मर जाए, यदि वह मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके बारे में केवल इतना ही सोचा जाए कि विदेशी क्षेत्र का कोई कोना है, वह हमेशा के लिए इंग्लैंड है। वहां उस समृद्ध धरती में वो जगह जो होगी समृद्ध होगी, लेकिन समृद्धता का कारण एक मैं भी होऊंगा। यानी उस समृद्ध धरती में एक समृद्ध धूल छिपी होगी, यानी मुझे बरीड किया जाएगा। उन्होंने अपने बॉडी को धूल की संज्ञा दी है, डस्ट की संज्ञा दी है। अर्थात उनके अवशेष जहां दफन होंगे वह पूरा का पूरा क्षेत्र इंग्लैंड का हो जाएगा। ये पहला 4 लाइन उन्होंने कहा कि वो जो जमीन है जहां वो दफन किए जाएंगे वो इंग्लैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट 4 लाइन्स आपके स्क्रीन पे, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर शिप्ड मेड अवेयर, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by sense of home। दूसरी जो सेकंड 4 लाइन्स हैं, यानी दूसरी 4 पंक्तियां, इसमें कहते हैं सबसे पहले आप जानो कि जैसे हमारा जो शरीर होता है वो 5 तत्व का बना होता है, ये भारतीय मान्यता है। तो इसमें 5 तत्व हैं। इसमें एक होता है जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, और ये जो आत्मा जो है, यानी 5 तत्व हैं, जिसमें पृथ्वी का मतलब यहाँ पे डस्ट है। यानी हम जब मरते हैं या तो जला दिया जाता है या जमीन में दफन कर दिया जाता है, एंड आफ्टर दैट इट टर्न्स इनटू डस्ट और ऐश और द पार्ट ऑफ द लैंड, जमीन का हिस्सा हो जाता है, यानी हम धूल में बदल जाते हैं। तो ये कहता है कि डस्ट टू होम इंग्लैंड बोर, एक धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया। कहते हैं कि मैं वो हूं जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया।
शेप्ड आकार दिया, मेड अवेयर और जागरूक बनाया। यानी आज मैं सारी चीजों को सोचता हूँ, समझता हूँ कि ये सारी चीजें इंग्लैंड की देन है। कौन कह रहा है? रूपर्ट ब्रूक कहते हैं। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, एक बार यानी कभी पहले अपने फूलों को दिया, इसलिए प्यार करने के लिए। यानी फूल के रूप में है, लोग भी कह सकते हो, सिंबलाइज हो सकता है, या फिर जो वास्तविक जो ओरिजिनल फ्लावर्स हैं, यहाँ पीपल की संज्ञा ज्यादा, यानी उन्होंने कहा है कि जो ये जो इंग्लैंड के लोग हैं ये क्या है? फूलों के समान है। तो गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, हर वेज टू रोम, और अपने रास्ते दिए टू रोम, यानी घूमने के लिए। यहाँ रोम का मतलब है कि उन्होंने बहुत सारे जो है रास्ते बताए। वेज का मतलब होता है जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका, बहुत सारे रास्ते दिए। अब बॉडी ऑफ इंग्लैंड से, और फिर उसने क्या दिया? एक इंग्लैंड की बॉडी दी, जो शरीर भी है किसका है? इंग्लैंड का है। ये देशभक्ति है, ये हमारा कुछ भी नहीं, हमारा हमारे देश का है। हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारी आंखें, हमारा यहाँ तक की बॉडी। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और क्या कह रहा है? अंग्रेजी हवा में सांस ले रहा है। ये जो बॉडी है ये क्या है? अंग्रेजी हवा में सांस ले रहा है। वास्ड बाय द रिवर्स, और नदियों के द्वारा इससे स्नान कराया गया, धोया गया। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और इससे जो शरीर को सुखी, सफल, समृद्ध बनाया गया, ये घरेलू धूप के द्वारा। यानी इंग्लैंड ने हर वो चीज दी जो एक व्यक्ति को चाहिए, रूपर्ट ब्रूक का कहना है। वो चूंकि इंग्लैंड के थे तो उन्होंने इंग्लैंड की तारीफ की कि ये सारी जो चीजें हैं कि वास्तव में मुझे इंग्लैंड के द्वारा प्राप्त हुई। आपके स्क्रीन पे सेकेंड क्वार्टरन में कहते हैं, यानी दूसरे क्वार्टरन, दूसरे चौपाई में कहते हैं, यानी कवि कहता है कि उसे, अर्थात उसके धूल, यानी जब वो दफन कर दिया जाएगा, जब उसका शरीर धूल में, मिट्टी में बदल जाएगा, तो इसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, आकार दिया, जागरूक बनाया, अपने फूल प्यार करने के लिए दिए। यानी जो खूबसूरत, जिससे वो प्यार करता है, जो फूल की तरह है, वो सब जो है इंग्लैंड ने दिए। अपने रास्ते घूमने के लिए दिए। कभी पहले उसे, बहुत पहले उसे इंग्लैंड का एक शरीर दिया। जो शरीर भी जो प्राप्त है वो उसका अपना नहीं है, इंग्लैंड ने उसे दिया है। जो अंग्रेजी हवा में सांस ले रहा है, ये बॉडी भी जो है ये इसका अपना नहीं, इंग्लैंड ने दिया है। सांस भी ले रहा है तो कौन? इंग्लैंड ने दिया है। और नदियों द्वारा धोया या स्नान कराया गया, घर के या घरेलू धूप के द्वारा उसे सुखी, सफल आशीर्वाद दिया गया, सफल बनाया गया। ये दूसरे क्वार्टरन में उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट के 6 लाइन, इसे सस्टेट कहते हैं। लास्ट 6 लाइन्स वी हैव टू स्टडी नाउ ऑन द स्क्रीन। यू मस्ट फाइंड द सस्टेट ऑफ दिस पोएम and think this heart all will shed away, a pulse in the eternal mind, no less gives somewhere back the thoughts by England given, her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends and gentleness in hearts of peace under an English heaven। बहुत खूबसूरत ये कविताएं हैं आपके स्क्रीन पे, आप इसे बहुत ध्यान से देखें। और फिर कहते हैं, किसको कहते हैं? रीडर्स को कहते हैं, अपने इंग्लैंड के वासियों को कहते हैं। एंड थिंक, और सोचो, दिस हार्ट, यानी उसको अपने हृदय के बारे में कहते हैं। ये जो हृदय है, ये जो दिल है, ऑल विल शेड अवे, सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। कब दूर हो जाती हैं? कुछ लोग व्याख्या करते हैं मरने के बाद दूर हो जाती हैं, लेकिन मेरी व्याख्या यह है कि नहीं, इससे सारी बुराइयां तब दूर हो जाती हैं जब व्यक्ति को पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित हो जाता है। हम जब स्वार्थी होते हैं, जब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तब बुराइयां होती हैं।
but when we think only and only about our country, then all evil shed away, सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। अब पल्स इन द इटर्नल माइंड, फिर वो आगे कहते हैं कि अनंत मन में, यानी उन्होंने कहा है कि जो मन है, मस्तिष्क, उसके एकदम अंतिम किनारे पे एक नाड़ी, ठीक है, यानी पल्स। आप देखते हो ना, जैसे बीपी पे नापना हो तो पल्स को चेक किया जाता है, नाड़ी के द्वारा पता चलता है कि आपकी हार्ट बीटिंग कहां तक है। तो ये कहते हैं कि पल्स इन द इटर्नल माइंड, जो अनंत मन का जो एक कोना है, ठीक है, उसमें एक जो नाड़ी है, नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, वो कम नहीं देती है, कहीं पहले इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विचारों को। यानी वो कहते हैं मैं दूर तो हूं, लेकिन इंग्लैंड से दूर होने के बाद भी इंग्लैंड ने जितने भी विचार दिए कभी पहले, उतने ही विचार अभी भी देती है। यानी अभी भी मन का वो कोना है, वो अनंत जो है मन है, उसमें एक पल्स जो है वो हमेशा देशभक्ति की भावनाओं को प्रेरित करती है। यानी उनके मन में सिर्फ और सिर्फ अपने देश के प्रति देशभक्ति है, और ये सारे जो हैं इंग्लैंड के द्वारा दिए गए थॉट्स हैं, मगर वही सारे थॉट्स वो पल्स के द्वारा दिया जाता है। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम से हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर, ये कहते हैं कि थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और इंग्लैंड ने और क्या दिया, हर साइट्स एंड साउंड्स, अपने जगहें दी, यानी अपने दृश्य दिए, अपनी जगहों को दिया। वो साइट्स का मतलब होता है दृश्य, एंड साउंड्स का मतलब आवाजें, यानी उसने अपने दृश्य, यानी कहता है कवि, वो सारी चीजें जो इंग्लैंड में उसने देखी थी, जो खूबसूरती इंग्लैंड की थी, ये सारे जो है इंग्लैंड के द्वारा दिए जाते हैं। ये जो इटर्नल माइंड में जो एक पल्स है, ये सारे चीजें जो हैं नो लेस गिफ्ट से, वो कम नहीं देता है, हर साइट्स एंड साउंड से, ये जो दृश्य हैं उसके जो साउंड्स हैं, ड्रीम से हैप्पी एज हर डे, और अपने दिन के जैसे आनंददायक सपने, यानी जैसे दिन चमकता होता है, रोशन होता है, वैसे ही खूबसूरत, वैसा ही आनंद प्रदान करने वाला ये क्या देते हैं, ड्रीम्स भी देते हैं, यानी सपने देते हैं। लाफ्टर और हंसी, लर्न ऑफ फ्रेंड्स, ये हंसी जिसको मित्रों के द्वारा उन्होंने सीखा, एंड जेंटलनेस, और भद्रता, नम्रता, जो उन्होंने किससे सीखा, अपने दोस्तों से सीखा। इन हर्ट्स एट पीस, शांति से दिलों में, यानी जो दिल था, सारे लोग जो है शांत दिल वाले, शांत विचारों वाले, उनसे ये सारे लाफ्टर, जेंटलनेस उन्होंने सीखा। अंडर एन इंग्लिश हेवन, हेवन का मतलब यहाँ स्वर्ग नहीं, हेवन का मतलब होता है आकाश, यानी उन्होंने अंग्रेजी आकाश के नीचे, यानी जहां तक इंग्लैंड था उसके आसमान के नीचे उन्होंने ये सारी खूबसूरती प्राप्त की, दृश्य देखे, दोस्तों से उन्होंने हंसियां और नम्रता सीखी, ये सारा जो है इंग्लैंड के द्वारा प्रदान किया गया। तो ये सेस्टेट का, अब इसकी व्याख्या कुछ लाइनों में, आखिरी जो है, जो अंतिम 6 पंक्तियां जो हैं, सेस्टेट में कवि कहता है कि जब वो अपने देश के बारे में सोचता है तो सारी बुराई दूर हो जाती है, यानी अब वो, उसके दिल से सारी बुराइयां निकल जाती हैं, उसके मन में एक अंतिम छोर पे एक नारी है जो कम विचारों को नहीं देती है, वह विचार, जगहें और आवाजें, दृश्य और आवाजें, उसके दिन के जैसे आनंददायक सपने जो इंग्लैंड के द्वारा कहीं पहले दिए गए थे। यानी वो एक कोने में, आप सोचो कि वो क्या कर रहे हैं, अपने शिप से जा रहे हैं और एक जगह बैठ करके सोचते रहते हैं, इंग्लैंड के बारे में याद करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो अंतिम छोर पे एक नारी है जो कम विचार को नहीं देती, वह विचार, जगहें और आवाजें,
दृश्य और आवाजें उसके दिन के जैसे आनंददायक सपने जो इंग्लैंड के द्वारा कहीं पहले दिए गए थे। पुनः कवि कहता है कि उसने दोस्तों से शांत दिल या मन से हंसी और नम्रता सीखा। ये जो पोलाइटनेस है, जेंटलनेस, किससे? अपने मित्रों से सीखा। और ये सब उसने अंग्रेजी आकाश के नीचे, अंग्रेजी यानी इंग्लैंड के आसमान के नीचे ये सब सीखा। तो इट वॉज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम टू इंस्पायर पीपल ऑफ इंग्लैंड। पैट्रियोटिक पोएम इट इज। बहुत खूबसूरत जो है, देशभक्ति से, देशभक्ति की भावनाओं से जुड़ी हुई ये कविता थे। तो अगर ये आपको ये कविता पसंद आए, मेरी व्याख्या पसंद आए, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे इस चैनल पे बिहार बोर्ड 9, 10th, 11th, 12th इसके सारे वीडियोस मिलेंगे और सीबीएसई के भी सारे वीडियोस इस पे मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।